नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं आपकी आगामी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम है दोस्तों एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, उससे दोस्तों रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके ठीक है ना एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन दोस्तों लगातार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर याद रखिएगा। ठीक है ना, आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, मतलब पूछा जाता है, रिपीट होते रहता है, तो संभवतः ये आपकी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। आप सभी को इसका आंसर पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी दोस्तों? याद रखिएगा, उमा भारती। ठीक है, उमा भारती जो है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आपको ये बता दूं कि ये 8 दिसंबर से, ठीक है, 8 दिसंबर 2003 से 22 अगस्त, ठीक है, 22 अगस्त 2004 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तक ये तो 8 दिसंबर 2003 से 22 अगस्त 2004 तक दोस्तों ये मध्य प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री रही थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सिंधु घाटी खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन कौन से हैं? ठीक है, आपको बताना है कि सिंधु घाटी की जो खुदाई में मिले अवशेष है ना, उनमें तात्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। ठीक है, जो कि तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक हैं, वो हैं दोस्तों मुद्राएं, जो कि कहाँ से मिले थे? सिंधु घाटी की खुदाई से। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक तरफ दिए गए हैं दोस्तों सूची 1 में आपको समाचार पत्र, और दूसरी तरफ दिए गए हैं प्रारंभ करने वाले व्यक्ति। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपको सुमेलित के तरीके में दिया है, आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र, प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन है, आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक साथ 4 के पता चल जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला है आपका बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र जो है दोस्तों, ये किसने शुरू किया था, किसने प्रारंभ किया था? याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता ने। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। दूसरा है कॉमनवेल। ठीक है, कॉमनवेल को दोस्तों एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल हो गया आपका फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल हो गया आपका एनी बेसेंट। लीडर, लीडर समाचार पत्र जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये शुरू किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? हाँ, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था लीडर। और दोस्तों सर्च लाइट जो है ये किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये है आपका। ठीक है ना, याद रखिएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ठीक है, कॉमनवेल एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैग के बारे में सही नहीं है। ठीक है, आपको दोस्तों कैग के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 में कैग की भूमिका का विवरण है। ठीक है, संघ और राज्य सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय की रिपोर्ट तैयार करना इसका कार्य है। भारत के राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। कैग सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ से जो कथन आपके पहले सही हो गए उनको देख लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 में कैग की भूमिका का विवरण है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, महालेखा परीक्षक जो होता है दोस्तों कैग, उसकी भूमिका का जो विवरण है वो अनुच्छेद 149 से 151 के बीच किया गया है। ठीक है ना,
दूसरा है आपका संघ और राज्य की प्राप्तियों तथा व्यय की रिपोर्ट तैयार करना इसका कार्य। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी संघ और राज्य की प्राप्तियों तथा व्यय की रिपोर्ट तैयार करना ही कैग का प्रमुख काम होता है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी ठीक है ना। याद रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही कैग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका, कैग सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। ये ऑप्शन दोस्तों आपका गलत है, क्योंकि कैग सूचना के अधिकार, ठीक है ना, याद रखिएगा, कैग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। याद रखिए, यहाँ पर नहीं आती दिया है, इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। यह कथन जो है कैग के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ दोस्तों नीति आयोग के बारे में कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। यह एक थिंक टैंक है जो भारत सरकार के संघीय सहकारिता की नीति को आगे बढ़ाती है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया तथा प्रधानमंत्री को इसका पदेन चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है। अब 2 कथन दिए गए दोस्तों, आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग का जो गठन है इसको देख लेते हैं पहले। नीति आयोग का जो गठन है बिल्कुल सही है दोस्तों कि 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है ना। योजना आयोग के स्थान पर इस थिंक टैंक, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। और यह एक थिंक टैंक है, यह भी दोस्तों पूर्ण तरीके से सत्य कथन है जो भारत सरकार के संघीय सहकारिता की नीति को आगे बढ़ाती है। याद रखिएगा, तो दोनों ही कथन दोस्तों आपके, ठीक है ना, नीति आयोग के बारे में सत्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, ये मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत की गई? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, 90वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत की गई है या के तहत की गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी का गठन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सीवीसी, ठीक है ना, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना, ये किया गया था संथानम समिति के सिफारिशों के आधार पर, ठीक है ना, याद रखिएगा, संथानम समिति के सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तथा उस पर कार्रवाई के लिए सुझावों को क्रियान्वयन करने के लिए दोस्तों 1964 में, ठीक है, सीवीसी का गठन हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और किस समिति के आधार पर, मतलब किस समिति के सिफारिशों के आधार पर हुआ था दोस्तों? तो संथानम समिति, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श को महत्व दिया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है दोस्तों, उसमें किसके परामर्श को महत्व दिया जाता है? अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनके परामर्श को महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति में राष्ट्रीय हरितकरण न्यायाधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति में, ठीक है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन कौन सी संसदीय समितियां हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कौन कौन सी संसदीय समितियों के अंतर्गत आएगा, ठीक है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, लोक लेखा समिति भी संसदीय समिति के अंतर्गत आती है, प्राक्कलन समिति भी और सरकारी उपक्रम समिति भी, तीनों ही समितियां आपकी संसदीय समितियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनके सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों लोक लेखा समिति के जो सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 22, ठीक है। प्राक्कलन समिति के जो सदस्यों की संख्या है दोस्तों वो होती है 30, और दोस्तों जो सरकारी उपक्रम समिति होती है उनके सदस्यों की संख्या होती है 15। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ही समितियां जो हैं दोस्तों वो संसदीय समितियां हैं, ठीक है। और इनके सदस्यों की संख्या भी आपको पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश
राज्यसभा की सीटें बताना है आपको। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या दोस्तों सभी को पता है कितनी है, 11। लोकसभा की सीटें की संख्या पूछी जाए तो 29। और दोस्तों ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या पूछी जाए तो 230। ठीक है, तीनों ही आपको याद रखना है, तीनों में से कुछ भी पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको WTO, ठीक है, WTO से संबंधित दोस्तों आपको 4 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें विचार करना है और आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, पहला कथन है दोस्तों, WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के विश्वव्यापी नियमों से संबंध रखता है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों ये WTO के बारे में। ठीक है, हम पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है। WTO का लक्ष्य माल एवं सेवाओं के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को उनके व्यापार संचालन में सहायता करना है। ये भी कथन पूर्ण तरीके से सत्य है दोस्तों, यही काम है WTO का। ठीक है, WTO जो टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार का उत्तराधिकारी निकाय है, उरुग्वे दौर की संधि वार्ता के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। ये भी कथन दोस्तों आपका पूर्ण तरीके से सत्य है। ठीक है ना, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि WTO जो है दोस्तों, जो टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार का उत्तराधिकारी निकाय है, उरुग्वे, ठीक है ना, याद रखिएगा, उरुग्वे दौर की वार्ताओं के बाद, ठीक है ना, मर्राकेश संधि के तहत 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो जेनेवा में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब चौथा कथन देख लेते हैं दोस्तों, WTO बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार के नियम बनाने से स्वयं को दूर रखता है। यह कथन दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो WTO है, ठीक है, वो वस्तुओं, सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों से संबंधित निकाय है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों कि वह स्वयं को दूर रखता है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए 1, 2 और 3 कथन जो आपके पूर्ण तरीके से सत्य हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा अगर आपको इसका, ठीक है, अगर WTO का मुख्यालय पूछा जाए तो याद रखिएगा जेनेवा में स्थित है। ठीक है ना, और ये पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना की योजना थी दोस्तों ये, तो याद रखिएगा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों ये थी आप चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कि प्राथमिकता जो थी वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना इसकी उच्च प्राथमिकता थी। ठीक है ना, याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संघ सूची में सम्मिलित हैं? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कौन से संघ सूची में सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत, ठीक है, केंद्र 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य जो है दोस्तों शक्ति का जो है वो बंटवारा किया गया है। ठीक है, बंटवारे का जो विवरण है वो दोस्तों वो दिया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। और दोस्तों इसमें जो है 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची है, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ये तीनों सूचियां हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और दोस्तों इन निम्नलिखित में से जो संघ सूची में जो सम्मिलित है ना, वो है दोस्तों आपके रक्षा, रेलवे और आयुध, ठीक है, पासपोर्ट, डाकतार, परमाणु ऊर्जा और विदेशी मामले और मुद्रा बंदरगाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 संघ सूची में सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है दोस्तों वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुपर नोवा क्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों सुपर नोवा क्या है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सुपर नोवा क्या है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सुपरनोवा एक क्या है दोस्तों, विस्फोटक तारा है। याद रखिएगा, सुपरनोवा जो है वो एक विस्फोटक तारा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह वर्षण का प्रकार कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो वर्षण का प्रकार कहा जाता है। ठीक है, तो वो समूह है दोस्तों आपका कौन सा, कोहरा, ओश और वर्षा का। ठीक है, जिसे वर्षण का प्रकार कहा जाता है। ठीक है,
कोहरा, ओस और वर्षा। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिली और पेरू के तट से दूर, ठीक है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्प्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों, तो याद रखिएगा कि चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के उत्प्रवाह से बनी जो धारा दोस्तों, वो हम्बोल्ट धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाती है? हम्बोल्ट धारा कहलाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? ब्राजील, चीन, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा कि विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि जो है वो भारत में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, भारत में पाई जाती है, ठीक है ना। और दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में विश्व की कुल पशु संख्या का लगभग 19% निवास करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा कि भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी, ठीक है ना, उगाई जाती है, ठीक है ना। भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी उगाई जाती है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉफ़ी की कितनी किस्में हैं तो याद रखिएगा इसकी 3 किस्में हैं। एक है अरेबिका, ठीक है। आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अरेबिका जो है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है, ठीक है, या किसमें से किसका एक प्रकार है, तो आपको याद रखना ये किसका प्रकार है? कॉफ़ी का एक अरेबिका हो गई दोस्तों। जो अरेबिका जो है दोस्तों, ठीक है ना, ये सबसे उत्तम किस्म की कॉफ़ी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत अधिकतर जो है दोस्तों उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का ही उत्पादन करता है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों इसके इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही डिमांड है, ठीक है। और दोस्तों इसकी जो दूसरा प्रकार जो है, दूसरी किस्म जो है वो है रोबस्ता, ठीक है। रोबस्ता भी अगर आपको पूछ लिया जाए किसका प्रकार है तो कॉफ़ी का प्रकार है। और एक होता है दोस्तों लिबेरिका, ठीक है, कौन सी? लिबेरिका। ये तीनों ही प्रकार आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये किसके प्रकार हैं तो आपको याद होना चाहिए कॉफ़ी के प्रकार हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, ठीक है, आपको बताना है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना जो है दोस्तों, याद रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर किसके माध्यम से वृक्क में प्रवेश करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, आप सभी को पता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि रुधिर जो है दोस्तों वो रुधिर वृक्क धमनी के माध्यम से, रुधिर वृक्क धमनी के माध्यम से वृक्क में प्रवेश करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस धमनी द्वारा वृक्क में अशुद्ध रुधिर लाया जाता है जिसमें मुख्यतः दोस्तों नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। किसके द्वारा लाया जाता है? किसके माध्यम से? वृक्क धमनी के माध्यम से। आपको एग्जाम में केवल धमनी भी दिया जा सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वृक्क धमनी याद रखना है कि रुधिर जो है वो वृक्क धमनी के माध्यम से वृक्क में प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कथन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं आपको। कथन ए है आपका, ठीक है ना, कथन है आपका केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया, ठीक है। आपको दिया गया है कथन कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया। इसका कारण दिया गया दोस्तों आपको, ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है, ठीक है। अब आपको बताना दोस्तों, कूट दिए हुए हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए पहला दोस्तों आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु ए सही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दोनों ही कथन आपके सामने हैं कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में प्रारंभ किया गया, याद रखना है आपको। ग्रामीण स्वच्छता का विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जो है दोस्तों आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। देखिए ए सही ऐसा है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत की ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए तो है और वर्ष इस 1986 में इसका प्रारंभ किया गया है, ठीक है ना। ये पूर्ण तरीके से आपका कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। परंतु जो आर है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा कि ग्रामीण स्वच्छता राज्य सूची का विषय है,
ठीक है। ग्रामीण स्वच्छता जो है दोस्तों वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा डिटेल बताना पड़ता है ताकि आपको क्लियर हो सके, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा मोटर वाहन, ठीक है। देखिए पशुधन के द्वारा भी मेथेन उत्सर्जन होता है, धान के खेत से भी तो पूछा जाता है दोस्तों मेथेन उत्सर्जित होती है, और गन्ने के खेत से भी मेथेन उत्सर्जित होती है। मोटर वाहनों से दोस्तों मेथेन का उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मीथेन जो है दोस्तों मुख्यतः दलदली स्थानों में वनस्पति के सड़ने से बुलबुलों के रूप में उत्पन्न होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध लोकनाट्य गम्मत नाटक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखिएगा कि प्रसिद्ध लोकनाट्य गम्मत जो है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इस नाटक का जो आयोजन है दोस्तों वो नवरात्रि, होली एवं गणगौर पर्व के अवसर पर किया जाता है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश की महू छावनी में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना दोस्तों कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान मध्य प्रदेश की महू छावनी में जो विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, उसका नेतृत्व किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सादत खान के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सादत खान ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए, आपको प्रमुख बोलियां और आपको दिए गए हैं दोस्तों प्रसिद्ध क्षेत्र। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। आपको इस तरह से ना पूछा जाए, सुमेलित कीजिए सूची के आधार पर ना पूछा जाए दोस्तों, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये बोलियां हैं ये किस क्षेत्र की प्रसिद्ध बोलियां हैं या किस क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। देखिए आपको सीधा आंसर बताते हैं यहाँ पर, भदावरी बोलियां जो है दोस्तों, ठीक है ना, भदावरी जो बोली है इसका जो प्रमुख क्षेत्र है या ये जिस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों मुख्यतः वो बोली जाती है दोस्तों भिंड और ग्वालियर में, ठीक है। भदावरी बोलियां जो है वो भिंड और ग्वालियर में बोली जाती है। नहाल बोली जो है दोस्तों वो बोली जाती है आपकी बैतूल और आंवला में, ठीक है, बैतूल और आंवला में बोली जाती है। कौन सी बोली? नहाल बोली, आपको याद रखते जाना है। भदावरी बोली भिंड ग्वालियर, नहाल बोली जो है दोस्तों इसका जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो बैतूल और आंवला, यहाँ पर मुख्यतः नहाल बोली का प्रयोग किया जाता है। कोरकू सभी को पता है दोस्तों क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, छिंदवाड़ा और खरगोन में बोली जाती है कोरकू बोली, ठीक है। और जो मालवी है दोस्तों ये बोली जाती है आपकी रतलाम और नीमच में, ठीक है। कहाँ पर बोली जाती है? रतलाम और नीमच में। तो ठीक है, तो ए का आ गया आपका फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का आ गया आपका 3, बी का 3, ठीक है। सी का आ गया आपका क्या? 4, सी का 4, और डी का आ गया आपका 2, तो डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना दोस्तों सभी बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल रियासत के किस नवाब ने 1948-49 के भोपाल आंदोलन के पश्चात भोपाल रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपको बताना है कि भोपाल रियासत के वह कौन सा नवाब है जिनने वर्ष 1948-49 के भोपाल आंदोलन के पश्चात भोपाल रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया था। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों हमीदुल्लाह खां आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन संप्रेषण में अधिक सहायक श्रव्य कौशल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में अधिक सहायक श्रव्य कौशल है दोस्तों? प्रतियोगी श्रव्य, निष्क्रिय श्रव्य, सक्रिय श्रव्य या पूर्वग्राही श्रव्य? तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों जो सक्रिय श्रव्य जो है वो संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों जो इसमें हम सक्रिय रहकर ठीक से सुन व समझ रहे होते हैं, ठीक है ना, और हमें साथ साथ प्रतिपुष्टि भी प्राप्त होती रहती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जय विलास महल राज्य के किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जय विलास महल जो है दोस्तों राज्य बोला गया है मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा ग्वालियर राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में स्थित है जय विलास महल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जय विलास महल जो है दोस्तों, ठीक है ना, ये तो पता चल गया आपको कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है, और इस महल का जो निर्माण है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्वालियर रियासत के महाराजा जियाजीराव सिंधिया द्वारा वर्ष
1874 में कराया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के उद्योग निगम द्वारा संचालित हाट अथवा एम्पोरियम का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा जो संचालित हाट या एम्पोरियम का जो नाम है दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा मृगनयनी है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश उद्योग निगम मृगनयनी के नाम से दोस्तों 10 एम्पोरियम संचालित करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों आपका, नगर निगम के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा कि नगर निगम के सदस्यों का जो चुनाव है दोस्तों वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। ठीक है, और नगर निगम के प्रमुख को दोस्तों क्या कहा जाता है ये भी पूछा जाता है आपको, तो याद रखिएगा नगर निगम का जो प्रमुख होता है उन्हें महापौर कहा जाता है। ठीक है, और उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक जो थे दोस्तों BP दुबे थे। ठीक है, यह राज्य का जो है दोस्तों पुलिस महानिदेशक जो है वो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नगरी नवीनीकरण मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब दिसंबर 2005 में, ठीक है, दिसंबर 2005 में चलित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत जो है दोस्तों वो प्रदेश के 4 शहर, ठीक है, कौन कौन से? उज्जैन, ठीक है, इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर। ठीक है, इन 4 शहर का जो है दोस्तों वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। कितने शहरों को चयन किया गया था? तो 4 शहरों का चयन किया गया था राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत। ठीक है, याद रखिएगा 4 शहर कौन कौन से? उज्जैन, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लालिमा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि लालिमा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया मतलब रक्त अल्पता से मुक्ति दिलाना है। ठीक है, इससे मुक्ति दिलाना है रक्त अल्पता से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। मतलब बच्चों को भी एनीमिया जिसे रक्त अल्पता कहा जाता है दोस्तों, बच्चों को भी इससे मुक्ति दिलाना है, महिलाओं को भी एनीमिया से मुक्ति दिलाना है और बालिकाओं को भी एनीमिया से मुक्ति दिलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस योजना की जो शुरुआत है दोस्तों याद रखिएगा वो 1 नवंबर, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2016 को की गई थी। ठीक है ना, इसकी शुरुआत जो है, ठीक है, 1 नवंबर 2016 याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीतमपुर किस मुख्य उद्देश्य के लिए जाना जाता है? सभी को पता है दोस्तों कि जो पीतमपुर है वो मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए जाना जाता है दोस्तों? स्वचालित वाहनों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। पीतमपुर जो है दोस्तों वो स्वचालित वाहन उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के तहत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है दोस्तों वो डिप्थीरिया, काली खांसी और क्षय रोग तीनों ही बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दी गई है दोस्तों इनमें से तीनों ही बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। और मुख्यतः दोस्तों इसके तहत जो दोस्तों 7 बीमारियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 दिया है, वो 7 में से 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वो 7 बीमारियाँ हैं दोस्तों, देखिए डिप्थीरिया, काली खांसी, क्षय रोग, ठीक है, ये 3 तो यहीं दे दिए हैं। और हैं दोस्तों टिटनेस, पोलियो, खसरा एवं हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत अगर आपको पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी मिस नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है दोस्तों वो है आपका एर्नाकुलम। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देश के जो केरल राज्य का जो एर्नाकुलम जिला दोस्तों वो प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था दोस्तों। वो है आपका कौन सा युद्ध? याद रखिएगा, वांडीवास की लड़ाई। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वांडीवास की लड़ाई से जो है दोस्तों फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन था जो मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा हुआ था। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, जो कि फ्रांस का निवासी था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसवा बर्नियर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है तो आपको आंसर लगाना है दोस्तों नौरादोही। ठीक है, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा 1975 में हुई थी इसकी स्थापना पूछा ही जाता है आपको एग्जाम में। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में डोलामाइट के भंडारण किस जिले में पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य प्रदेश में डोलामाइट के जो भंडारण है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसका जो भंडार है वो बालाघाट, छतरपुर और कटनी तीनों ही जगह में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा डोलोमाइट का जो भंडार है बालाघाट, छतरपुर, कटनी जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 42 है, संजय गांधी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? ठीक है, संजय गांधी ताप विद्युत गृह दोस्तों याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, संजय गांधी ताप विद्युत गृह दोस्तों राज्य के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में स्थित है। ठीक है, उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में स्थित है। और दोस्तों अगर आपको इसकी स्थापना पूछ लिया जाए तो 1993 में इसकी स्थापना हुई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्थापना तो दोस्तों आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है क्योंकि एकदम से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण है। ठीक है, आपको बताना है कि थल समीर और समुद्र समीर बनने का जो कारण है दोस्तों वो क्या है? चालन, संवहन, विकिरण या ज्वार भाटा। ठीक है, तो दोस्तों थल समीर और समुद्र समीर बनने का जो कारण होता है दोस्तों वो होता है संवहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, संवहन। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, भावांतर भुगतान योजना का शुरुआत किया गया है या इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो गौरव है दोस्तों वो कड़कनाथ मुर्गा को कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यह एक भारतीय नस्ल का मुर्गा है। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गे को ही मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यह एक भारतीय नस्ल का मुर्गा है जिसकी विशेषता जो है दोस्तों काली चोंच एवं कंघी पैर पर काले पंख हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि चिपली बड़ोदरा राजमार्ग है। ठीक है, चिपली बड़ोदरा राजमार्ग जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और दोस्तों यह राजमार्ग जो है ना वो MPSH, ठीक है, MPSH 26 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की है? ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो कोयले की खानें हैं दोस्तों वो मुख्यतः किस कल्प की है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यह मुख्यतः गोंडवाना कल्प की है। ठीक है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में कोयले की जो खानें हैं दोस्तों वो मुख्यतः गोंडवाना कल्प क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों इस क्षेत्र को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आपका विंध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र। ठीक है, विंध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र, और दूसरा है दोस्तों आपका सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो याद रखिएगा सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक सागर परियोजना जो है दोस्तों वो याद रखिएगा बेतवा नदी की सहायक नदी। ठीक है, बेतवा नदी की सहायक नदी हलाती नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हलाली नदी है या हलाती नदी हो गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा हलाली नदी पर स्थित है।
ठीक है ना। और दोस्तों इस योजना को हलाली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको यहाँ 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। एक तो सम्राट अशोक सागर किस नदी पर स्थित है, तो हलाली नदी पर स्थित है। और यह नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपको पता चल गया कि बेतवा नदी की सहायक नदी है। और इस परियोजना को हलाली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है। ठीक है, आपको 4 कारण दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा है जो प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का जो है मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका मुख्य कारण है वो है दोस्तों पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट जो है दोस्तों नीचे हैं, इसलिए जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है वो पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, यही उसका मुख्य कारण है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया। याद रखिएगा दोस्तों कि 24 अगस्त, आपको डेट भी बता दे रहा हूँ, 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का जो शुभारंभ है दोस्तों वो कहाँ किया गया, याद रखिएगा, गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे दोस्तों, सॉरी, ये थे आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन दोस्तों। आगे हम और भी आपके लिए प्रैक्टिस सेटर लेकर आ रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।